हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी के लिए कंप्यूटर सामान्य ज्ञान देखेंगे। पार्ट 1 to 9 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पार्ट 1 to 9 पहले देख लीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। एमपीपीएससी क्वेश्चन रिपीट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ए डेटाबेस फील्ड इज, देखिए डेटाबेस में आपको पहले बता चुका हूँ क्या है। आज थोड़े डीप में बताएंगे, क्योंकि डेटाबेस के अंदर एक फील्ड नाम की भी चीज़ होती है। वो क्या होती है इसके लिए ऑप्शन देख लीजिए। ए लेवल, बी टेबल ऑफ इन्फॉर्मेशन, सी ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड, सी कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, डेटाबेस का मतलब होता है जब हम खूब सारा डेटा कलेक्ट करते हैं अपने अपने पास, तो वो डेटाबेस हो जाता है। तो देखिए, जैसे कि बैंक में जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, यहाँ पे जितने भी बैंक में काम करते हैं, उनका खुद का रिकॉर्ड बैंक को कीप रखना पड़ता है। तो वो कलेक्ट करती है वो सारा डेटा, तो वो भी डेटा बेस ही कहलाता है। चलिए देखते हैं। जैसे कि राम, रोशनी, रोहन, ये सारे बैंक एम्प्लॉय हैं जो कि बैंक में काम करते हैं। इनका लास्ट नेम कुमार, सिंह, मेहरा, शर्मा, जैन, इस तरीके से डेटा बेस कहलाता है, क्योंकि ये इतने सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा रख रहा है। आपको बता दूं, जैसे मैंने सिर्फ 3 या 5 ही बताए हैं नाम जो बैंक में काम करते हैं, बाकी बैंक में तो हज़ारों लोग काम करते हैं। तो ये बहुत ही बल्कि डेटा होता है, और इसलिए इसको हम फोल्डर में रख के नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसे ये डेटाबेस जो कहलाता है, कलेक्शन ऑफ डेटा जो भी हम रखते हैं, या जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस में पहले बता चुका हूँ, आप पहले के लेक्चर देख लीजिए। तो वो इस तरह से टेबल के फॉर्म में रखता है डेटा को, ठीक है ना। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय आईडी, सिटी, डिपार्टमेंट, डीओबी, तो ये जो पूरा है ना, ये डेटाबेस है जो मैं आपको इतने समझाता था, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो फोल्डर के अंदर नॉर्मली मैं आपको बताता था समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में जो डीबीएम सॉफ्टवेयर है वो कुछ टेबल के फॉर्म में इस तरीके से डेटा को रखता है, और ये टेबल कहलाती है रिलेशनल फॉर्म। ये रिलेशन फॉर्म में डेटा रख रहा है। तो ये तो हो गई डेटाबेस की बात। अब फील्ड क्या है, क्वेश्चन में यही आया था, फील्ड का मतलब, ये फील्ड का पूछा गया था क्वेश्चन में, ठीक है। तो डेटाबेस में ये फील्ड क्या है, तो मैं आपको बता दूंगी। तो ये फर्स्ट नेम है, ये डेटाबेस की एक फील्ड है। लास्ट नेम भी एक फील्ड है। इसलिए मैंने ये आपको टेबल बना के बताई, क्योंकि वैसे मैं आपको बताता तो आपको समझ में नहीं आती। जैसे सिटी भी एक फील्ड है। चलिए, अब फील्ड का आपको समझ में आ गया होगा। जैसे लास्ट नेम वगैरह, ये पूरी एक फील्ड कहलाती है। लास्ट नेम तो इसमें ये है। तो इस टेबल की ये लास्ट नेम एक फील्ड है, एम्प्लॉय एक फील्ड है, डिपार्टमेंट, डीओबी, ये सारी एक फील्ड है, ठीक है। तो अब फील्ड लेबल है, टेबल ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड है, कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अब बिल्कुल देख सकते हैं, ये जो है ये इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमें किसी एम्प्लॉय की जो वर्क करता है बैंक में, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसकी एक कैटेगरी है। ये फील्ड मैंने आपको बता चुका है, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये फील्ड ही कहलाती हैं। तो ये क्या है, ये एक कैटेगरी है। जैसे कि लास्ट नेम, तो लास्ट नेम लास्ट नेम लास्ट नेम ही बता रहा है, एक कैटेगरी है ये। सिटी बता रहा है कहाँ पे, कौन सा एम्प्लॉय कहाँ पे रहता है, उसका पर्सनल एड्रेस का सिटी बता रहा है ये। तो आप लोग देख सकते हैं आंसर इसलिए इसका हो जाएगा डी, कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए मिलियन बाइट इज अप्रॉक्सीमेटली, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जीबी, केबी, एमबी और टीबी में रिलेशनशिप। एक बार फिर से देख लीजिए। 1 KB इक्वल टू 1000 बाइट, 1 MB इक्वल टू 1000 किलोबाइट। ये 1000 मैंने बताया, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली हमें फाइंड करना है, मतलब पास की वैल्यू, इसलिए 1000 लिखा है। एक्चुअल में 1024 बाइट होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और 1 MB होता है 1000 किलोबाइट, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो हमें 1 मिलियन बाइट का पता करना है, किसके बराबर होते हैं 1 मिलियन बाइट। जैसे कि 1000 बाइट तो 1 KB के बराबर होते हैं, लेकिन 1 मिलियन बाइट किसके बराबर होते हैं, ठीक है। तो 1 मिलियन बाइट कुछ इस तरह से होते हैं, 10 लाख बाइट, ठीक है। तो अपन को पता है 1 MB इक्वल टू 1000 किलोबाइट होता है। देखिए 1 MB 1000 तो मैंने अभी तक लिख दिया, किलोबाइट ये है, किलोबाइट यहाँ पे लिखना है अपन को, है ना। 1000 तो लिखा ही हुआ है, ये सेम टू सेम मैंने यहाँ पे, ये वाला पूरा सेम टू सेम यहाँ पे मैंने कॉपी किया हुआ है। तो 1 MB इक्वल टू 1000, तो अब किलोबाइट और लिखना है, तो ये किलोबाइट की जगह पे, ये जो किलोबाइट यहाँ पे लिखना है मेरे को, किलोबाइट, इसकी जगह पे मैं, ये भी तो किलोबाइट है, तो मैं ये लिख सकता हूँ 1000 बाइट, तो मैं इस 1000 बाइट को यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो ये 1 MB इक्वल टू 1000 किलोबाइट है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। 1 MB इक्वल टू 1000 × 1000 बाइट, यहाँ से मैंने देख के रखा है, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा अपना इतना बाइट। 1 MB इक्वल टू, उसका ही मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ गया, और ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बिल्कुल सेम है। और यही तो उसने पूछा था 1 मिलियन बाइट, ये रहा हमारा 1 मिलियन बाइट।
ये किसके बराबर है, 1 MB के बराबर, ठीक है ना। तो आंसर डेफिनेटली क्या हो जाएगा, C MB। चलिए, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ नेटवर्क विदाउट लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ वी वुड यूज। देखिए, जब हम लेंथ बढ़ाते हैं, जैसे कि लैन एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं कल बता चुका हूँ, वैन है, वैन थोड़ी और ज़्यादा बड़ी होती है, वैन मैं कल बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर देख लीजिए, कल का पार्ट देख लीजिए। तो लैन और वैन की साइज और ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। तो जब अपन साइज बढ़ाते हैं नेटवर्क की, तो जैसे कि ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, तो अब जब इसको इसको इस कंप्यूटर को थर्ड कंप्यूटर को डेटा भेजना है, तो ये पहले इसको भेजेगा, फिर इसको भेजेगा, तो हो सकता है सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाए। तो फिर अपन बीच में क्या लगा देते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच में हम एक रिपीटर लगा देते हैं ऐसा। तो जो सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती है ना, वो ये वापस से बढ़ा देता है, ये रिपीटर इस स्ट्रेंथ को वापस से बढ़ा देता है। तो इसलिए विदाउट द लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ, तो नॉर्मली एक ही ये लैन है हमारी, एक ही मान लो हमारा कॉलेज है, लैन है ये, यहाँ पे ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये रिपीटर्स नॉर्मली स्ट्रिंग लेंथ को स्ट्रेंथ कर रहा है, ठीक है ना। तो ये रिपीटर है, ये रिपीटर होता है, बिल्कुल यही हमारा आंसर होगा। चलिए, राउटर और स्विच के बारे में और देख लेते हैं। देखिए, राउटर का ऐसा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, राउटर हमारा वाईफाई मॉडेम होता है ना, वो कहलाता है राउटर। स्विच क्या होता है फिर, जैसे कि हमारा राउटर है, मान लीजिए ये हमारा राउटर, ठीक है। तो ये हमें हमारी लैन इससे ही कनेक्ट, और इससे ही हम सबको वो मिलते हैं, इससे ही सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं। लेकिन ये यहाँ पे देखा जाए, जैसे कि राउटर में अगर एक ही सॉकेट हुआ, एक ही पोर्ट हुआ, और हमारे पास 3 और कंप्यूटर नए जोड़ने को आ गए, तो हम कैसे जोड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक स्विच लगा देते हैं। स्विच क्या करता है कि हमें और ज़्यादा दे देता है जोड़ने के लिए, पोर्ट ज़्यादा अवेलेबल कर देता है। तो राउटर क्या है, सुपर सेट है स्विच का, ठीक है। स्विच अगर हम वैन बढ़ाते हैं ना, तो हम स्विच के थ्रू बढ़ाते हैं। तो और कंप्यूटर अगर हमें कनेक्ट करना होते हैं, पोर्ट कम होते हैं, तो हम बीच में स्विच लगा देते हैं, और उसके बाद उसको इंक्रीज़ करते हैं, उसकी साइज को इंक्रीज़ करते हैं। और गेटवे का आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि मैंने आपको प्रोटोकॉल बता दिया है पहले ही, तो मैं फिर से नहीं बताऊंगा, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ये एक प्रोटोकॉल 1 है कोई सा, ठीक है, ये प्रोटोकॉल 2 है, ये भी एक लैन है, ये एक लैन है, ठीक है, और ये भी एक, ये दूसरी लैन है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, तो अब ये इन दोनों लेंस को अगर आपस में कम्युनिकेशन करनी है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि ये लोग बीच में एक कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस यूज़ करते हैं, गेटवे। तो ये गेटवे क्या काम करता है, ये गेटवे अपना, ये गेटवे इन दोनों को लैन को कनेक्ट करता है, और अब ये दोनों अपने आपस में बात कर सकते हैं। तो ये दोनों नेटवर्क भले ही अलग अलग रूल्स के हैं, भले ही एक दूसरे की नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये गेटवे के थ्रू बात कर सकते हैं। तो गेटवे इसलिए यूज़ होता है। स्विच क्या के लिए होता है, लैन की साइज इंक्रीज करने के लिए, जब हमारे पास पोर्ट कम होते हैं कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, तो हम स्विच का यूज़ करते हैं। राउटर होता है जो हमारी लैन को बाहर ISP से कनेक्ट करता है, इंटरनेट से कनेक्ट करवाता है, समझ रहे हो ना आप लोग। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई राउटर है, ये गेट पे ये राउटर लगा है, तो ये हमको इंटरनेट से कनेक्ट करवाता है, ये राउटर इंटरनेट से राउटर कनेक्ट करवाता है, ठीक है ना। और स्विच इसके अंदर यूज़ होता है, लैन के अंदर स्विच इस लैन को इंक्रीज करने के लिए यूज़ होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। ये लैन को इंक्रीज करने के लिए यूज़ होता है स्विच। तो राउटर, स्विच, गेटवे सब समझ में आ गया, और रिपीटर में पहले ही बता चुका हूँ आपको, और आंसर इज ए, रिपीटर। चलिए, फिर डोमेन नेम में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं MPPSC में, आप देख सकते हैं। फिर डोमेन नेम एंड्स विद edus.us, देन इट इज। डोमेन नेम आपको पहले बता चुका हूँ, और edus का मतलब होता है एजुकेशन, US का मतलब होता है USA। और जैसे कि आपने साइट देखी होगी, जैसे कि MPPSC.gov.in, तो GOV का उसमें जो डोमेन नेम लिखा रहता है उसका मतलब होता है गवर्नमेंट, और .in जो लिखा रहता है उसका मतलब होता है इंडिया। और इसी प्रकार जो .edus.us अगर किसी वेबसाइट के पीछे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि एजुकेशन, और US का मतलब होता है USA। तो आंसर इज डेफिनेटली डी, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन USA। फिर देख लेते हैं, वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट आर एग्जांपल ऑफ, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इन सबकी डेफिनेशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप लोग मेरे पहले प्रीवियस के लेक्चर देख लीजिए। इसका आंसर है बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो ड्रम पेन प्लॉटर, CRT मॉनिटर। अब आउटपुट का मतलब होता है हमें कंप्यूटर क्या दे रहा है, ठीक है। ईयरफोन से हमें कंप्यूटर ऑडियो देता है, गाने जो हम सुनते हैं वो ईयरफोन से ही सुनते हैं। तो ये ईयरफोन, CRT मॉनिटर और ड्रम पेन प्लॉटर सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। लेकिन डिजिटल कैमरा क्या करता है, हम फोटो क्लिक करते हैं ना,
तो बाहर से वो फ़ोटो अपने अंदर लेता है, इनपुट है वो हमें कुछ देता नहीं है, ठीक है, वो इनपुट अपने अंदर लेता है फ़ोटो को, इसलिए वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। हेंस आंसर इज डी, डिजिटल कैमरा। चलिए थैंक यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसमें बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।